Assalamu alaikum. My name is Tehreem Sajad. The topic of my presentation is central place theory. So let's start. This theory was first given by the German demographer Walter Kiestroller in 1933 on the basis of his study of settlement pattern in southern Germany. It's mean कि उसका area of studies जो था वो southern Germany था. Central place theory try to explain the settlement hierarchy एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ सेटलमेंट. सेटलमेंट हायरार्की में हमारे पास हैमलेट, विलेजेस, टाउन, सिटीज़, मेट्रो सिटीज़, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हैं. सेंट्रल प्लेस थ्योरी ट्राई टू एक्सप्लेन स्पेशल अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. फॉर एग्जांपल कि अब हमारे पास एक स्पेशल एरिया है जिसमें हमने देखना है ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई है और उसकी स्पेशल अरेंजमेंट क्या है. ह्यूमन सेटलमेंट में हमारे पास टाउन, विलेजेस, हैमलेट्स, ये सब कुछ आता है. तो अब हमने ये देखना है एक स्पेशल एरिया में ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और स्पेशली अरेंज है. ये सारा कुछ हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी में स्टडी करते हैं. Central place theory tries to explain the relationship between human settlement of different sizes with their economic activities, with population, numbers, geographical distribution. अब numbers इसमें क्या है? numbers for example हमारे पास एक टाउन है, हमने ये देखना है कि उसके सराउंडिंग में कितने विलेजेस हैं, इसको हम नंबर कहेंगे. इस सब का रिलेशनशिप हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी में एक्सप्लेन करते हैं जो वॉल्टर किस्ट्रोलर ने प्रेजेंट की थी. दिस स्टडी इंक्लूडेड द एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन settlement of different sizes and related their economic activity. Economic activity is very much important in central place theory. He also explained the nature of activity in different order of settlement. मतलब उसने एक्टिविटीज़ की नेचर थी उसको डिफरेंट ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट में भी एक्सप्लेन किया. ये फर्दर हम आगे देखते हैं. बेसिक एक्टिविटी इन द सेटलमेंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. किसी भी सेटलमेंट में जो बेसिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक एक्टिविटी सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन in different order of settlement. The shape of settlement is based on the economic activity. Economic activity की बेस पे ही कोई भी जो एरिया है या कोई भी सेटलमेंट है उसको शेप किया जाता है, उसकी शेप जो है डिटरमाइन की जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटी की बेस पे. There are the few terminologies of central place theory. Human settlement, a place where human मेक होम एंड डू एक्टिविटीज़. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहता है, अपना घर बनाता है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है जैसे कि विलेज, टाउन, सिटीज़, मेट्रो सिटीज़. नेक्स्ट, सेंट्रल प्लेस. द सेंट्रल प्लेस इज द लोकेशन वेयर ऑल द सराउंडिंग प्लेसेस इज डिपेंड ऑन इट्स सर्विसेज. बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्लेस is to supply one or more goods and services to the surrounding area based on the functional area of goods and services. For example, हमारे पास ये एक एरिया है, इसमें जो ये सेंट्रल प्लेस है इस पे जो सराउंडिंग एरियाज है वो डिपेंड कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के लिए. नेक्स्ट हमारे पास है लो ऑर्डर सेटलमेंट एंड हाई ऑर्डर सेटलमेंट. ये सेंट्रल प्लेस में ही हम इन दोनों को स्टडी करते हैं. लो ऑर्डर सेटलमेंट क्या होती है जहाँ पे हम लो ऑर्डर सर्विसेज को देखते हैं. हाई ऑर्डर सेटलमेंट क्या होती है जहाँ पे हाई ऑर्डर सर्विसेज को देखते हैं. अब हम देखते हैं कि लो ऑर्डर सर्विसेज क्या है. लो ऑर्डर सर्विसेज जो है वो सिंपल बेसिक सर्विसेज है जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स आर सेड टू बी लो ऑर्डर सर्विसेज, while high order services is specialized services like building special building, कोई administrative building, universities, hospital are said to be high order services. High order services give more services to more population than low order central place. High order central place give more services to more population and low order central place give
मोर सर्विसेज टू लो पॉपुलेशन, मतलब जहाँ पे लो ऑर्डर सेंटर प्लेस है वो लो पॉपुलेशन को सर्व करेगी, और हाई ऑर्डर सेंटर प्लेस हाई पॉपुलेशन मोर पॉपुलेशन को सर्व करेगी. There are the few assumptions of central place theory. Christoller made a number of assumptions. All areas have an isotropic surface. इसका मतलब ये है कि उसने कहा था जो हमारे पास एक एरिया है वो फ्लैट होना चाहिए, पूरा का पूरा फ्लैट होना चाहिए, उसमें कोई भी हर्डल ना हो. सेकंड, उसने कहा था यूनिफॉर्म क्लाइमेट होना चाहिए, हर जगह का क्लाइमेट एक जैसा होना चाहिए. एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होनी चाहिए, हर जगह पॉपुलेशन इवनली डिवाइड हुई हो. इवनली डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज, हर जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो रिसोर्सेज की. सिमिलर परचेजिंग पावर ऑफ ऑल कंज्यूमर एंड कंज्यूमर विल पैट्रोनाइज नियरेस्ट मार्केट, मतलब हर एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर सेम होनी चाहिए और कंज्यूमर नियरेस्ट मार्केट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे और वहाँ से ज़्यादा परचेजिंग करे. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो हर जगह एक जैसी होनी चाहिए. एंड प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होनी चाहिए. नो एक्सेस प्रॉफिट, कोई भी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न ना कर रहा हो. परफेक्ट कंपटीशन हो हर शॉपकीपर में, किसी भी एक सेटलमेंट में कोई भी शॉपकीपर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न ना कर रहा हो, हर शॉपकीपर एक जैसा ही प्रॉफिट अर्न कर रहा हो और परफेक्ट कंपटीशन हो. सेम ऑर्डर सेटलमेंट आर इन द सेम डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक विलेज है, उसका दूसरे विलेज से एक ही डिस्टेंस होना चाहिए. सेम ऑर्डर सेटलमेंट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए. इसके दरमियान हमारे पास हैमलेट आ सकता है, लेकिन अब एक हैमलेट का डिस्टेंस भी दूसरे हैमलेट से एक जैसा ही होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए. कोई ज़्यादा करीब ना हो और कोई ज़्यादा दूर ना हो. There are the basic three principles of central place theory. First of all, range. Second, threshold. Thirdly, hinterlands. First one is the range. The range is also called the parameter of goods. It is the maximum distance that a buyer can travel to purchase good. It is the basically functional area of good, मतलब कितनी दूर से लोग आ रहे हैं अपनी सर्विसेज को अवेल करने के लिए. फॉर एग्जांपल, अब एक हमारे पास सेटलमेंट है जिसके सेंटर में हॉस्पिटल है. अब हमने ये देखना है कितनी दूर से लोग आ रहे हैं इसको अवेल करने के लिए, हॉस्पिटल की सर्विसेज को अवेल करने के लिए. या अगर यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है तो कोई मार्केट है, तो हमने ये देखना है कि कितनी दूर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए, गुड्स परचेजिंग के लिए. नेक्स्ट कंसेप्ट इज थ्रेशोल्ड, द मिनिमम क्वांटिटी टू बी सोल्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ शॉप. कि अब हम इसमें ये देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी सोल्ड हो तो एक शॉप का सर्वाइवल हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अब जैसा कि एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि हम अगर एसी बिजनेस शुरू करें किसी लो ऑर्डर सेटलमेंट में, तो वहाँ पे वो विजिबल नहीं होगा. क्यों विजिबल नहीं होगा? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन कम है और जो एसी बिजनेस है वो हाई ऑर्डर सर्विसेज है. इसीलिए हमने जैसा कि पहले ऊपर पिछली स्लाइड्स में एक्सप्लेन किया है कि हाई ऑर्डर सेटलमेंट में हमेशा हाई ऑर्डर सर्विसेज होती हैं और लो ऑर्डर सेटलमेंट में हमेशा लो ऑर्डर सर्विसेज होती हैं. तो इसीलिए अब जो ये एसी बिजनेस है ये ज़्यादा विजिबल होगा सिटीज़ में. तो ये हम अब देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी जो है वो किसी शॉप के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है. ये कंसेप्ट है थ्रेशोल्ड का. Next one is the hinterland. It is the area in the city where a large number of trades of goods and services happen. कोई भी एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज की जो ट्रेड है, तजारत है, वो हो रही है. बेसिकली हिंटरलैंड जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जो कमर्शियल एरिया को या किसी ऐसे एरिया को जहाँ पे ज़्यादा सर्विसेज हो रही हैं उसको फूड लेबर प्रोवाइड करता है, वहाँ पे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है. इट इज़ द बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ रेंज एंड थ्रेशोल्ड.
Size of settlement. Chris Stoller gave 5 sizes of settlement based on population, ascending order of rank of human settlement. अब human settlement में हमारे पास ये आ रहा है सब कुछ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया. हैमलेट में जो होता है वो बेसिक टाइप ऑफ सर्विसेज होती हैं. विलेजेस में हैमलेट से ज़्यादा सर्विसेज होती हैं. टाउन में हैमलेट और विलेजेस से ज़्यादा होती हैं. सिटी में टाउन, विलेजेस, हैमलेट से भी ज़्यादा होती हैं. मेट्रो सिटी में इन चारों से ज़्यादा सर्विसेज होती हैं. अब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट कैसे होगा? सबसे पहले हमारे पास आएगा मेट्रो सिटी, उसके बाद आएगा हमारे पास सिटी, देन टाउन्स, देन विलेजेस, देन हैमलेट. ये जो है ये सारी असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी. What is the K value in central place? Chris Stoller gave a different layout of urban hierarchy based on K value. नेक्स्ट हम देखेंगे, इस पे फर्दर हम आगे भी स्टडी करेंगे. जो K वैल्यू की है उसकी मदद से किसी भी अर्बन हायरार्की में डिफरेंट लेआउट जो है क्रिस स्टोलर ने हमें प्रेजेंट की है इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी. K वैल्यू शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल प्लेस. K वैल्यू की मदद से हम सेंट्रल प्लेस का इन्फ्लुएंस सराउंडिंग एरियाज पे ऑब्जर्व करते हैं. वैल्यू ऑफ K इक्वल टू द नंबर ऑफ लो ऑर्डर सेटलमेंट सर्व बाय द हाई ऑर्डर सेटलमेंट. इसमें हम ये देखते हैं कि हाई ऑर्डर सेटलमेंट कितना लो ऑर्डर सेटलमेंट को सर्व कर रहा है. बेसिकली वो K वैल्यू होती है. अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी. द सर्कुलर शेप ऑफ मार्केट एरिया आइदर अनसर्व्ड और ओवरसर्व. जो सर्कुलर शेप होगी ना, फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक सेटलमेंट है या मार्केट एरिया है, अगर उसकी सर्कुलर शेप होगी तो वो कहीं ना कहीं से लेफ्ट रह जाएगी, जैसे कि यहाँ पे है. अगर हम उसके ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ कर देंगे तो वो ओवरसर्व्ड हो जाएगी. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स क्रिस स्टोलर प्रेजेंट अ हेक्सागोनल सजेस्ट अ हेक्सागोनल शेप ऑफ मार्केट. उसने कहा कि किसी भी मार्केट एरिया का या सेटलमेंट का किसी भी चीज़ का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा तो ही इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगी. नो जोन, शेडो जोन एंड ओवरलैपिंग ऑफ सर्विसेज एग्जिस्ट इन हेक्सागोनल शेप ऑफ सेटलमेंट. इक्वल सेटलमेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल प्लेस. सेंट्रल प्लेस से इक्वल सेटलमेंट का डिस्टेंस होगा इन हेक्सागोनल शेप. प्रिंसिपल इन द अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल प्लेस. अब इसमें हम देखते हैं देयर विल बी सम हाई ऑर्डर सेटलमेंट एंड लो ऑर्डर सेटलमेंट विद इन मार्केट एरिया. क्रिस स्टोलर गिव द 3 प्रिंसिपल टू मेक अ हायरार्की ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. फर्स्ट वन द मार्केटिंग प्रिंसिपल. इसकी K वैल्यू हमारे पास 3 है. द ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल विद K वैल्यू 4. द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल विद K वैल्यू 7. अब हम ये नेक्स्ट फर्दर देखेंगे कि इसकी K वैल्यू 3 क्यों है मार्केटिंग प्रिंसिपल की, द ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल की 4 क्यों है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल की 7 क्यों है. फर्स्ट ऑफ ऑल द मार्केटिंग प्रिंसिपल. Each village will be equally divided into 3 neighbor hexagon. For example, अब हमारे पास ये एक सेटलमेंट है, इसमें हम देखते हैं कि एक विलेज जो है, अब ये जो है सबसे पहले हमारे पास है ये टाउन है और जो इसके सराउंडिंग में है ये 6 विलेजेस हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि कोई भी एक विलेज 1/3 इस साइड पे अट्रैक्ट हो रहा है, 1/3 इस साइड पे एंड 1/3 इस साइड पे. तो इसका मतलब ये है 1/3 हमारे पास कैसे आया है कि एक ये जो विलेज है, ये एक विलेज जो है इसको कितने हेक्सागोनल लिंक कर रहे हैं, 3 हेक्सागोनल लिंक कर रहे हैं. तो इसका मतलब 1/3
multiply by 6. 6 is the villages, which is equal to 2 plus 1. 1 जो वैल्यू है वो हमारे पास टाउन जो है वो अब सराउंडिंग एरियाज को भी तो सर्व करेगा ना, विच इज इक्वल टू 3. तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास के वैल्यू 3 आई है. अब फर्दर हम देखते हैं कि एक विलेज इसी 3 वैल्यू की बेस पे कि एक विलेज 3 हैमलेट्स को सर्व कर रहा है और एक टाउन 3 विलेजेस को सर्व कर रहा है. अगर हमने ये देखना हो कि एक टाउन कितने हैमलेट्स को सर्व कर रहा है तो उसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 9. इसका मतलब ये है कि एक टाउन 9 हैमलेट्स को सर्व कर रहा है. इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें, एक सिटी 3 टाउन्स को सर्व कर रहा है और अगर हमने इसमें भी ये देखना हो कि एक सिटी कितने हैमलेट्स को सर्व कर रहा है तो उसके लिए 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हैमलेट्स की वैल्यू आ जाएगी, विच इज़ इक्वल टू 27. इसका मतलब ये है कि एक सिटी 27 हैमलेट्स को सर्व कर रहा है. और इसी तरह अगर हम आगे देखें मेट्रो सिटी में, तो मेट्रो सिटी में हमें पता चलता है कि मेट्रो सिटी 3 सिटीज़ को सर्व कर रहा है विद रेफरेंस टू मार्केटिंग प्रिंसिपल. और अगर हमने इसमें भी देखना हो कि एक मेट्रो सिटी कितने हैमलेट्स को सर्व कर रहा है तो इसके लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 4 टाइम्स हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हैमलेट की वैल्यू आ जाएगी इन मेट्रो सिटी. तो हम ये देखते हैं कि 81 हैमलेट्स को एक मेट्रो सिटी सर्व कर रहा है. जिस तरह हमने इसमें ये कैलकुलेशन किया है, ये हम फर्दर कैलकुलेशन बाकी द ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल में भी ये कर सकते हैं. द ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल. अब ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल क्या है? इसमें हमारे पास के वैल्यू 4 है. अब हम ये देखते हैं कि के वैल्यू 4 क्या है. फर्स्ट हम ये देखते हैं टू मैक्सिमाइज द एफिशिएंसी इन ट्रांसपोर्ट, कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी है वो शुड बी इन द मिडल ऑफ हेक्सागोन, वो हेक्सागोन के मिडल में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है या कोई रेलवे है, वो हमेशा सेंटर में ही होना चाहिए. तो अब हम ये देखते हैं कि ये 1/2 कोई भी ये जो है ये इस तरफ सेटलमेंट या विलेज इस तरफ अट्रैक्ट होगा तो 1/2 इस तरफ होगा. इसी तरह ये 1/2 दोनों साइड्स पे अट्रैक्ट होगी. तो इसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 1 जो वैल्यू है वो फिर से ये सराउंडिंग एरिया की है विच इज इक्वल टू 4. तो हम ये देखते हैं कि 4 जो के वैल्यू है वो इस तरह आई है जिस तरह हमने द मार्केटिंग प्रिंसिपल में हमने कैलकुलेशन की थी, वो उसी तरह हम कैलकुलेशन इसमें भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक विलेज 4 हैमलेट्स को सर्व कर रहा है, कोई भी एक विलेज 4 हैमलेट्स को, और कोई भी एक टाउन 4 विलेज को, और कोई भी एक सिटी 4 टाउन्स को, और कोई भी एक मेट्रो सिटी 4 सिटीज़ को सर्व कर रहा है इन ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल में, इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी. Administrative principle. To maximize the administrative efficiency, the administrator center should have installed in the middle of hexagon. अब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर
सेंटर जो है वो शुड बी इन द मिडल ऑफ हेक्सागोन। अगर मिडल में होगा तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और जो सराउंडिंग सेटलमेंट है वो इससे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को बेहतर तरीके से अवेल कर सकेंगी। अब हम इसमें ये देखते हैं कि एक हमारे पास फॉर एग्जांपल ये कोई तहसील है और इसकी सराउंडिंग में ये ब्लॉक्स हैं, तो किस तरह से इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वन इस साइड पे, वन इस साइड पे, इसी तरह ये 6 ब्लॉक्स में अट्रैक्ट होंगे। तो हमारे पास अब 1 + 6 = 7। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया इन हाई ऑर्डर सेटलमेंट 7 लो ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज को सर्व कर रहा है। ये है हमारा द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल इन सेंट्रल प्लेस थ्योरी। ये हमारे पास एक सेंट्रल प्लेस थ्योरी की एक कंप्रिहेंसिव डायग्राम है जिसमें हम ये देखते हैं कि हर एक हेक्सागोन दूसरे हेक्सागोन से कनेक्ट है, लिंक्ड है। इस स्ट्रक्चर की वजह से, इस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की वजह से हर सेटलमेंट को जो सर्विसेज है वो इक्वली मिल रही हैं। Criticism in central place theory. The model will never be found in real life because large areas of flat land rare, मतलब कोई भी एरिया फ्लैट नहीं होता, बहुत कम होता है। With presence of relief barriers, channeling transport in certain areas. परफेक्ट कंपटीशन इज अनरियल। परफेक्ट कंपटीशन कहीं पे भी नहीं होता, ये बहुत अनरियल है। सम फर्म्स मेकिंग मोर मनी देन अदर्स, कुछ ज़्यादा पैसा कमा रही हैं और कुछ कम पैसा कमा रही हैं। पीपल वेयरिंग देयर चॉइस, शॉपिंग ट्रेंड्स, लोगों का शॉपिंग ट्रेंड, उनकी चॉइस जो है वो वेरी करती है। हर बारी लोग नियरेस्ट सेंटर में जाना प्रेफर नहीं करते, जहाँ से उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिलेगी वो वहाँ जाना बाज़ों का ज़्यादा प्रेफर करते हैं। या क्वालिटी उन्हें अच्छी मिल भी जाए, उनकी चॉइस नहीं वहाँ पे मतलब वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती, तो वो इसलिए हर दफ़ा नियरेस्ट मार्केट जाना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। रिसोर्सेज आर नेवर परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। रिसोर्सेज कभी भी हर जगह एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकते, कहीं पे ज़्यादा होते हैं, कहीं पे कम होते हैं। पीपल एंड वेल्थ आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लोग, पीपल का मतलब पॉपुलेशन, एंड वेल्थ पैसा हर जगह एक जैसा नहीं होता, कहीं पे लोग ज़्यादा होते हैं, कहीं पे लोग कम होते हैं। इसी तरह वेल्थ भी कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। परचेजिंग पावर इज़ डिफर। परचेजिंग पावर हर एक इंसान की डिफरेंट होती है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है, वो ज़्यादा मनी अर्न कर रहे होते हैं, और कुछ के पास कम होता है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें रियल लाइफ में नहीं मिलती हैं, इसलिए ये जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है ये ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन भी हुई हैं आफ्टर 1933।